तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, शेखर जी जुड़ गए। वाह, एक थम्स अप कर दीजिए, मेरी आवाज़ बढ़िया तरीके से पहुंच रही तो। और लोकेश जी पहुंच पहुंच गए। लोकेश जी, अच्छा, थोड़ा आज एकदम क्या बात है, एकदम कैश टेली हो गया ना आज, दुखी लग रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। राजू नारायण जी आ गए, बहुत बढ़िया। और भी तमाम साथी जुड़ चुके हैं, सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। विजय रजक जी नमस्ते कर रहे हैं। तो आज के सेशन जो है थोड़ा छोटा सेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों का मेरे पास मैसेज आया कि सर थोड़ा फेस्टिवल में जा रहे हैं, सफ़र में रहेंगे। तो कोई बात नहीं, सफ़र जारी रहेगा, साथ ही साथ ये जो तैयारी करने का सफ़र भी जारी रहेगा। क्योंकि अगर आपकी आदत है लगातार पढ़ने की, देखिए ना, जितेंद्र कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं, है ना। उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार पढ़ रहे हैं। और वो बोलते हैं कि सर अब तो आदत सी हो गई है एक क्लास लेने की, अब तो आदत सी हो गई है एक क्लास लेने की, और सफलता जरूर मिलेगी आपके साथ जीवन भर सांस लेने की। मतलब सफलता मिलेगी, जब तक हम सांस लेंगे सफलता हो पाएंगे। तो हम जितेंद्र कुमार सिंह के लिए एकदम अभिनंदन करते हैं कि वो लगातार सीख रहे हैं। जब वो हॉस्पिटल में थे तब भी सीख रहे थे, है ना जितेंद्र जी, एक थम्स अप कर दीजिए, है ना। आप तो बिल्कुल तैयारी मोड में है ना। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्लेंट रिडेशल पॉलिसी, कस्टमर कंप्लेंट रिडेशल मैकेनिज्म। और आज के इस सेशन के लिए हम मॉनिटर बनाते हैं राजू नारायण जी को। राजू नारायण जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो आ रही सर। चलिए, तो सबको नमस्कार कर दीजिए और सबको आज के सेशन के लिए स्वागत कर दीजिए। आज के इस वर्चुअल सेशन में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज क्लास लिया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी जुड़े हुए साथियों का हार्दिक अभिनंदन, और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्या बात है, ये जबरदस्त है। आप तो है ना, बस आपको ये सिखाने के लिए भी ये मौका दिया जाता है। तो हमारे राजू नारायण जी काफी कुछ सीख गए हैं। तो इनकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी सेशन में कि किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई शिकायत ना हो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शिकायत निवारण पद्धति। तो ध्यान रहे राजू जी, आप बिल्कुल मॉनिटर हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी हमारे साथी को कोई शिकायत ना हो। क्योंकि कस्टमर जो सर्विस इंडस्ट्री में है, तो इसमें एक अहम रोल अदा करता है ग्राहक सेवा विस्तार पद्धति। जब हम ग्राहक विस्तार पद्धति पे काम करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, साथ ही साथ ग्राहकों द्वारा उठाए गए जो इश्यूज हैं उस पर कैसे काम करते हैं, हमारा रवैया क्या है। अगर ग्राहक आपके पास आता है कोई इशू लेके, तो उस इशू को रिजॉल्व करने का आपका तरीका क्या है, इन तमाम चीज़ों पे हमारी सर्विस इंडस्ट्री के व्यवसाय वृद्धि की एक पैरामीटर होता है, एक पैमाना होता है। इसीलिए सभी बोर्ड्स ने ग्राहक सेवा समिति का गठन करना होता है, और उस ग्राहक सेवा समिति का गठन इसलिए किया जाता है कि ग्राहकों के द्वारा कोई इशू रेज करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ताकि वो इस बैठक के माध्यम से अपने इशू को मैनेजमेंट के सामने, बैंक के सामने, प्रबंधन के सामने रख पाएं, और आप उसमें त्वरित निराकरण करके उनके द्वारा बताए गए सुझावों को पॉलिसी में तब्दील करके आप व्यवसाय वृद्धि करेंगे। तो कंप्लेंट रिडेशल पॉलिसी इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक है प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमारे शेखर जी बोल रहे हैं सर हमारे पास तो कंप्लेंट आता नहीं, क्योंकि हम तो एकदम चाय बिस्किट पिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं ग्राहकों को। तो जिस टेबल का जो चाय बिस्किट का खर्चा ज़्यादा है, आप वहाँ पर कस्टमर कंप्लेंट नहीं आता है। कारण क्या है, ग्राहक ये चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। ग्राहक ये चाहता है कि जो सेवाएं, जो बैंकिंग सेवाएं और जो व्यवहार की अपेक्षा है सर्विस इंडस्ट्री से, अगर वो मिल गया तो फिर कोई शिकायत की बात ही नहीं। तो आज हम शिकायत ग्राहक सेवा निवारण नीति के उद्देश्य जानेंगे। तो इस नीति का जो उद्देश्य है वो है ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार। मैनेजमेंट चाहती है कि जितने भी बैंक के कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं वो ग्राहकों के साथ एक उचित व्यवहार करें। उचित व्यवहार का मतलब ये होता है, राजू जी, आप
अभी क्या है, आपका नाम क्या है राजू नारायण जी, पूरा नाम क्या है? राजीव नयन सर। राजू नयन जी, है ना? तो आप किस पद पर कार्यरत हैं? अभी सर कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक, है ना? तो आप सोचिए, जब 10 बजे शाखा में एंटर करते हैं तो आपको कार्यालय सहायक का एक पद मिलता है, एक रोल मिलता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। आप राजू नयन अभी हैं स्क्रीन पर, लेकिन जैसे ही ब्रांच में प्रवेश करते हैं आप वहां पर राजू नयन से चेंज हो गया, आप हो गए कार्यालय सहायक, सिंगल विंडो ऑपरेटर, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, अपने पद के हिसाब से। तो जैसे ही आप शाखा में प्रवेश किए 10 बजे, आपका रोल बदल गया, आप हो गए SWO, सिंगल विंडो ऑपरेटर, क्लरिकल ऑफिसर, मैनेजर। तो आपका रोल चालू होता है अब कैसे? शाखा में अगर आप क्लरिकल हैं, ऑफिस असिस्टेंट है, तो आपकी सोच भी SWO की तरह होनी चाहिए, आपके कार्य करने की शैली भी SWO की तरह होनी चाहिए, आपका नॉलेज लेवल भी SWO की तरह होनी चाहिए, आपके बात करने का तौर तरीका भी SWO की तरह होना चाहिए, आपके अधिकारी कर्मचारियों के साथ उनको जो व्यवहार है भी SWO की तरह होनी चाहिए। बैंक में एक रोल मिला है, एक रोल मिला है, उस रोल को 100% अदा करना है, तो इसको बोलते हैं रोल प्ले। तो ये मैनेजमेंट चाहती है कि आपको जो रोल दिया गया है उसमें ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार हो, ग्राहकों की शिकायतों पर शिष्टता से और समय से कार्य व्यवहार हो, और ग्राहक संतुष्टि से व्यवसाय वृद्धि को हम निष्पादित कर पाए। अगर एक ग्राहक संतुष्ट होता है, आपके काउंटर पे, लोकेश कुमार जी के काउंटर पे अगर कोई ग्राहक आता है और उसका काम लोकेश जी ने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ बहुत ही सही उनका निराकरण कर दिया और उनको सही सलाह दे दिया, तो ग्राहक क्या करेगा? आपका जो है तारीफ करता रहेगा, जो भी व्यक्ति मिलेगा उसकी तारीफ करेगा और बोलेगा आपको खाता खोलना है, अरे खाता खोलना है तो जाओ ना भाई मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, वहां पर लोकेश कुमार जी हैं, कार्यालय सहायक मैनेजर हैं, वहां पर चले जाइए, आप इतना बढ़िया व्यवहार भी मिलेगा, आपका खाता भी खुल जाएगा और मजा आ जाएगा आपको। तो ये क्या काम हो रहा है आपका? व्यवसाय वृद्धि। वही ग्राहक व्यवसाय वृद्धि कर रहा है जो संतुष्ट होकर गया है, आपके लिए एक मार्केटिंग का काम कर रहा है। इसलिए ग्राहक सेवा जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको ध्यान दिया जाता है, और इसके लिए उसके द्वारा उठाए गए जो इश्यूज हैं उसको हम लोग शिकायत कहते हैं। लेकिन ग्राहक अगर उसकी सेवाओं में कुछ कमी है या उसके अनुसार अगर कुछ लग रहा है कि बैंक की जो सेवाएं मुझे कम मिल रही हैं, तो वो इशू रेस करता है, और वो इशू को रेस करने के लिए एक माहौल देना, एक उसको एक प्लेटफॉर्म देना, वो होता है ग्राहक सेवा नीति निवारण पद्धति। अब शिकायतों का पंजीकरण कर सकते हैं आपके जो ग्राहक हैं व्यक्तिगत रूप से शाखा में आकर, और जब आप शाखा में आपके आपके पास शिकायत लिखने आता है तो आपके पास शिकायत पंजीयन बुक होना चाहिए, शिकायत लिखने का फॉर्म होना चाहिए, और जब भी शिकायत लिखी जाती है तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जब शिकायत का प्रत्युत्तर आप देते हैं तो आप बोलिए कि अगर आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप हायर अधिकारी को भी जा सकते हैं, लेकिन विनम्रता से। ऐसा नहीं है ना शेखर जी कि अरे जाओ जहाँ शिकायत करना है कर लो, देखा जाएगा, ऐसा नहीं है ना। उनको बोलेगा सर मैं आप बड़ी निष्ठा से आपका काम किया हूँ, बैंक के नीति नियमों के अनुसार आपका रिजर्वेशन किया हूँ, फिर भी आप अगर हमारी जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च अधिकारियों के पास भी संज्ञान ले सकते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जब इस विनम्र भाव से आप उनको लिखेंगे चिट्ठी में और बोलेंगे तो उनको लगेगा नहीं देखो ये बहुत ही अच्छा काम करके दिया है, और फिर भी अगर आप से संतुष्ट नहीं तो आप हायर अधिकारी की तरह एक्सीलेट कर सकते हैं, मतलब उनको एक मौका आपको देना होगा। यही जो है मेन ग्राहक सेवा नीति निवारण का पद्धति का एक हिस्सा है। तो शिकायत पंजीकरण कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, डाक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ऑनलाइन कंप्लेंट पंजीकरण के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। और अगर ये जो पॉलिसी जो पढ़ रहे हैं ये स्क्रीन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये अलग अलग जो इस बैंक के आधार पर जो है अलग अलग इनके टाइम लिमिट है कि कोई भी शिकायत अगर शाखा स्तर पर मिलता है, शाखा स्तर पर, तो उसके शिकायत के निवारण जो होता है ब्रांच मैनेजर द्वारा किया जाएगा, और उसके लिए टेट दिया है टर्न अराउंड टाइम 7 डेज। टर्न अराउंड टाइम 7 डेज। हो सकता है हमारे राजीव नयन जी के बैंक में कुछ अलग टर्न अराउंड टाइम होगा, लेकिन आज जो हम ये पढ़ रहे हैं ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए है। तो यहाँ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ ही नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे
कि अगर कोई शिकायत शाखा स्तर पर प्राप्त होती है तो उसका रिजोल्यूशन शाखा प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा और वो शाखा में शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, समय सीमा दी गई है 7 दिन। सेकेंड लेवल है, अगर शिकायत रीजनल ऑफिस लेवल पर प्राप्त होती है तो वहां पर जो रिजोल्यूशन का पावर है या शिकायत को बंद करने की जो पावर है रीजनल मैनेजर को है, और ये जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो 15 डेज का होता है, वो होता है 15 डेज। और थर्ड लेवल जो है वो हेड ऑफिस लेवल पर है, और हेड ऑफिस लेवल पर अगर कोई शिकायत मिलती है तो वहाँ चीफ मैनेजर विजिलेंस को पावर है। अलग अलग बैंक में अलग अलग यहाँ कैपेसिटी पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर चीफ मैनेजर विजिलेंस को है, यहाँ पर ऑफिसर डेजिग्नेटेड हैं, और यहाँ पर जो टर्न अराउंड टाइम है वो 21 डेज। तो आपको याद रखना है जितेंद्र जी, अगर शाखा स्तर पर कोई शिकायत मिलती है तो उसका समाधान 7 दिनों में हो जाना चाहिए। अगर रीजनल ऑफिस स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो 15 दिनों में हो जाना चाहिए, और हेड ऑफिस लेवल पर कोई शिकायत मिलती है तो 21 दिनों में हो जानी चाहिए। और ये शिकायत का प्रत्युत्तर ग्राहक के पास जाने के बाद भी उनको एक और साधन रहता है कि उस शिकायत को किसी अलग फोरम में भी ले जा सकते हैं। अब आपकी पॉलिसी में एक जिक्र किया गया है कि कोई भी शिकायत, नाबार्ड की एक पॉलिसी नंबर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कोई भी शिकायत जो है 60 दिनों से ज्यादा तक पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उसका अधिकतम टाइम 60 डेज दिया गया है। तो ये क्या होता है, जब आपकी जो बैठक होती है बैंक की, साल भर में 2 बड़ी बैठक होती है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के, जिसमें आरबीआई के नॉमिनेट डायरेक्टर भी रहते हैं, नाबार्ड के भी रहते हैं, बैंक के चेयरमैन रहते हैं, बोर्ड रहते हैं। तो उसमें जो एक कहा गया है कि जो भी शिकायत चर्चा की जाएगी, अगर कोई शिकायत 60 दिन से ज़्यादा है तो फिर उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। 60 दिन से ज़्यादा तो किसी भी हालत में जो है वो बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से शाखा स्तर पर शिकायत मिलती है तो 7 दिनों में क्लोज हो जाना चाहिए, रीजनल ऑफिस पर शिकायत है तो 15 दिनों में, और हेड ऑफिस लेवल पर शिकायत है तो 21 डेज में। लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये शिकायत जो है 60 डेज से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, 60 डेज के अंदर बंद हो जानी चाहिए। और ये जो है एज पर नाबार्ड, जो नाबार्ड ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके आधार पर है। तो आपके शिकायत पद्धति में, शिकायत जो निवारण जो आपकी पद्धति है उसमें ये स्क्रीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी शिकायत शाखा स्तर पर या क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर या उच्च कार्यालय स्तर पर मिलती है तो उसको कितने दिनों में वो बंद हो जाना चाहिए, उसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो 2 तरह है, देखिए अगर रिजोल्यूशन हो गया तो अच्छी बात, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत है जो रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा, उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े। अगर किसी ग्राहक का नुकसान हुआ तो उसके लिए कंपनसेशन की पॉलिसी है, तो कंपनसेशन उसको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो केस है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग की। तो कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग ये भी प्रमोशन एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं कि कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग ब्रांच ऑफिस लेवल में किस फ्रीक्वेंसी में होता है। तो शाखा में जो व्यवसाय काम करते हैं उसमें कस्टमर सर्विस कमेटी की बैठक जो होती है मासिक तौर पे की जाती है, मंथली बेसिस पे की जाती है, और या तो 15 तारीख को की जाएगी या 15 तारीख के बाद की जाएगी। तो शाखा स्तर पर जो कस्टमर सर्विस कमेटी की बैठक होती है वो मंथली की जाती है 15 तारीख को, या 15 तारीख के बाद जो वर्किंग डे है वहां पर की जाएगी। अगर रीजनल ऑफिस की बात करें तो रीजनल ऑफिस लेवल पर जो कस्टमर सर्विस कमेटी की बैठक होगी वो होगी क्वार्टरली, वो होती है क्वार्टरली, और वो भी 15 तारीख के बाद। तो यहाँ पर 2 स्तर पर कस्टमर कमेटी की बैठक की अभी हम चर्चा कर चुके हैं। पहला, शाखा स्तर पर जो बैठक होगी मंथली होगी 15 तारीख या 15 तारीख के बाद, और रीजनल ऑफिस लेवल पर क्वार्टरली होगी 15 तारीख या 15 तारीख के बाद। हेड ऑफिस लेवल जो स्टैंडिंग कमेटी है, हेड ऑफिस में जो स्टैंडिंग कमेटी है, इनका जो बैठक होता है ये भी क्वार्टरली होता है, लेकिन अलग अलग महीने में आपकी पॉलिसी में दिया गया है। तो ये अलग अलग बैंक की पॉलिसी के आधार पर है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की पॉलिसी। तो हेड ऑफिस में जो स्टैंडिंग कमेटी है कस्टमर सर्विस की, वो बैठक होती है फरवरी में, मई में, अगस्त में, अक्टूबर के 2nd वीक में। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हेड ऑफिस लेवल में जो कस्टमर सर्विस कमेटी की बैठक होती है वो फरवरी, मई, अगस्त
और अक्टूबर में होती है और उसके सेकेंड वीक में। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। अभी ब्रांच जो ऑफिस लेवल पर है तो मंथली बैठक होगी 15 तारीख या 15 तारीख के बाद। रीजनल ऑफिस लेवल है तो क्वार्टरली होगी उस क्वार्टर एंड के या उस क्वार्टर में किसी भी जो है क्वार्टर में 3 महीना होता है, किसी भी महीने में अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके 15 तारीख के बाद। और हेड ऑफिस लेवल में जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां पर जो बैठक होगी फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर के सेकेंड वीक में। अब एक होता है चेयरमैन लेवल की कमेटी। तो जो चेयरमैन लेवल की जो कमेटी होती है ये साल भर में 2 बार बैठक करती है, एक जनवरी से मार्च फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और जुलाई टू सितंबर सेकंड बोर्ड मीटिंग। और ये जो चेयरमैन लेवल जो कमेटी होती है इसमें आपके आरबीआई के भी नॉमिनेशन आते हैं, आरबीआई के जो भी अधिकारी आते हैं, फिर आपके जो स्पॉन्सर बैंक के भी आएंगे और नाबार्ड के भी आएंगे। और ये सब जो है शिकायत कस्टमर सर्विस कमेटी में जो जितने भी मिनट्स हैं ब्रांच लेवल पर, आरओ लेवल पर, हेड ऑफिस लेवल पर, अगर शिकायत कोई सा रेस किया गया है या कोई सलाह दी गई है ग्राहक के द्वारा तो उस पर क्या एक्शन लिया गया उसके कंप्लायंस पर चर्चा करते हैं और उस चर्चा में उनको शामिल करते हैं या नए ग्राहकों को भी शामिल करते हैं इस बैठक में। तो ये आपको याद रखना है, ये वाली स्क्रीन। एक तो ब्रांच ऑफिस पर मंथली लेवल पर होगा बैठक 15 तारीख या 15 तारीख के बाद। रीजनल ऑफिस में क्वार्टरली होगा 15 तारीख के बाद। हेड ऑफिस लेवल स्टैंडिंग कमेटी में फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर में सेकेंड वीक में होगा। और चेयरमैन लेवल कमेटी में जनवरी मार्च के बीच फर्स्ट बोर्ड मीटिंग और जुलाई सितंबर टू सेकेंड बोर्ड मीटिंग में ये बैठक रखी जाएगी। तो कस्टमर सर्विस कमेटी और कस्टमर कंप्लेंट रिडक्शन मैकेनिज्म पॉलिसी, इनमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक, जो कंप्लेंट शाखा स्तर पर मिलती है वो कितने दिनों में बंद हो जानी चाहिए, रिजॉल्व हो जानी चाहिए। रीजनल ऑफिस लेवल पर कितने दिनों में रिजॉल्व हो जानी चाहिए, जोनल ऑफिस में या हेड ऑफिस में कितने दिनों में बंद हो जानी चाहिए। और दूसरा है ग्राहक सेवा समिति की बैठक कैसे कैसे की जाती है। अगर इतनी चीजें आप जान लेते हैं तो आपका इसमें एक सवाल पूछा जाता है, अवश्य पूछा जाता है, ये आप कर पाएंगे। अभी और भी तरीके से जो है कस्टमर सर्विस कमेटी के जो कस्टमर हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे शाखा स्तर पर जितने भी आपने रिजोल्यूशन किए वो रिजोल्यूशन अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो अलग अलग फोरम में जा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको साधारण तौर से अभी बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फोरम है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है जो सस्ता और त्वरित कार्रवाई के लिए प्रसिद्ध है जनमानस में, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार भी जो है बहुत काफ़ी होता है। और इसीलिए जब बैंक में कोई समस्या का निवारण नहीं होता तो ग्राहक सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाते हैं। जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है iOS 2021। तो अभी मैं सवाल करूंगा अपने राजू जी, आप बताइए इस सवाल जो मैं अभी सवाल करूंगा उसका जवाब कौन देंगे, उसका नाम बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाम जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कोई नाम बता दीजिए। आप मॉनिटर है ना आज, कौन जवाब देगा? मैं आज आज का मॉनिटर कौन है सर? नमस्कार। नमस्ते जी, आज का मॉनिटर है राजू नयन जी, है अच्छा, ना? राजीव नयन तो जी। राजू नयन ठीक है जी सर। बताइए कौन देगा जवाब? विजय रजक जी सर। अभिजीत अभिजीत जी का नाम ले लीजिए। ठीक है, अभी पहले अभिजीत जी से दिलवा दीजिए सर। हाँ अभिजीत जी, आपके लिए सवाल है कि अगर कोई जी। शिकायत बैंकिंग लोकपाल के पास चली जाती है तो ऐसे शिकायत का जो जवाब कितने दिनों में दिया जाना चाहिए? बैंकिंग लोकपाल के पास चली जाती है तो सर हाँ 60 दिनों में। 60 दिनों में 60 दिनों में। मैक्सिमम टाइम। तो मॉनिटर जी से पूछते हैं, आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से राजू नयन जी? हाँ सर। हैं आप भी सहमत हैं? अरे गजब है। तो फिर मेरे को अभी बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन का वीडियो देना पड़ेगा आपको अभी, है ना? तो मेरा सवाल ये था कि अगर 45 डेज सर, 45 डेज। हाँ, और कोई साथी और कोई, मतलब दो अभी 3 2 ऑप्शन हुआ है, 2 ऑप्शन सर और। ऐसा है, वो तो सर, वो तो दूसरा टॉपिक हो गया सर। उसमें तो 15 नई जो स्कीम आई है बैंकिंग लोकपाल की,
तो उसमें तो बैंक को या जो है 15 दिनों के भीतर जवाब दे देना होता है, 30 दिनों के अंदर उसको कार्रवाई करना होता है। हाँ, जवाब लेकिन 15 दिनों के अंदर देना होता है। तो अपनी सहमति वापस ले लीजिए। हाँ सर, वो अपनी मैं भूल सुधार करते हुए अपना हम्म, वक्तव्य वापस लेता हूँ। ठीक है, हमारे अभिजीत जी के लिए बता देता है। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 में अगर कोई शिकायत चली जाती है तो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद जिस समय शिकायत जो है नोडल ऑफिसर बैंक को ट्रांसफर कर दी जाती है, उस तारीख से, मतलब आपके बैंक को अगर वो शिकायत मिल गई है तो उस डेट से 15 दिनों के अंदर जवाब प्रस्तुत करना ही होगा। क्या करना पड़ेगा? जवाब प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर जवाब जी। प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपको एक्स पार्टी अवार्ड दे दिया जा सकता है, मतलब बिना जवाब के भी अवार्ड दे दिया जाएगा, उसमें आपको अपील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जवाब दे दिए 15 दिनों के अंदर तो आपको समय मिल जाएगा और कंप्लीट रिजोल्यूशन जो है 30 डेज में करी जाएगी। कितना? 30 दिन में कंप्लीट रिजोल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक फोरम, बैंक के फोरम में तो यही है आपके जो स्क्रीन पर है, लेकिन अगर भारतीय रिजर्व बैंक में इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन में कोई कंप्लेंट आती है तो जिस समय आपके बैंक को वो कंप्लेंट मिलती है, वो कंप्लेंट मिलने के टाइम से 15 दिनों के अंदर जवाब हो जाना चाहिए और 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से वो शिकायत जो है रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और नहीं तो उनमें अवार्ड का जो है वो आशंका रहती है। और ये अवार्ड जो है मैक्सिमम 20 लाख दिया जा सकता है और मेंटल एगोनी के लिए 1 लाख दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द जितना लॉस हुआ है, लॉस ऑफ द सफरर, है ना, लॉस ऑफ द सफरर, या मैक्सिमम 20 lakhs। तो ये बात हो गई कि 15 दिन के अंदर जवाब देना है। जवाब में क्या होगा? हमारे शेखर जी के बैंक में शिकायत मिली कि यहाँ पर ये फ्रॉड हो गया, तो शेखर जी जवाब लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, वी आर इन रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट on suspected transaction on falana dated. We have already taken up the matter with our fraud risk management committee with proper document investigation, annexure 1, annexure 2, and the details of the investigation. When the FRMC will decide the approval for the declaration of non-borrowable fraud, we will inform with the proper resolution and also we will inform to the complainant। ऐसा करके देखेंगे तो ये होगा इंटरिम रिप्लाई कि आपने क्या एक्शन लिया है, उस एक्शन को आप आरबीआई को बता रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 15 दिनों के अंदर जवाब देना। और साथ ही साथ उसमें ये बात कहना है कि सर 10-15 दिन और लग सकते हैं, और अपने हेड ऑफिस को लिख दीजिए सर जल्दी कर दीजिए, ना तो ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन में हमको अवार्ड मिल सकता है या एडवाइजरी आ सकती है। एक हो गया। अगला सवाल किससे पूछें? राजू नयन जी हैं आपके कोई दोस्त? विजय रजक जी से सर। हाँ, विजय रजक जी को नमस्ते करिए। विजय रजक जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ऐसा बोलिए ना। हाँ सर, आवाज आ रही है। अरे वाह, विजय रजक जी बढ़िया, एकदम कड़क आवाज़ आ रही है। हाँ जी, विजय रजक जी आपके लिए एक छोटा सा आसान सा सवाल है। अगर कोई शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से आपको बैंक को मिलती है तो वो शिकायत कितने दिनों में बंद हो जानी चाहिए? 30 दिन सर। हाँ जी, राजू नयन जी सहमत हैं आप? आपको जब मॉनिटर बनते हैं तो पढ़ के आना पड़ेगा खूब सारा, है ना? बिल्कुल सर, ये तो सर मतलब मैं खुद इस चीज को नहीं जान रहा हूँ सर, यहाँ बताने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, ये तो हमारे क्योंकि विजय रजक मुझे जी ने बता जानकारी दिया नहीं है इस बारे में। कि आप एक बार ध्यान रखना, जी मैक्सिमम कंप्लेंट्स के लिए जो पब्लिक डोमेन पे जो फोरम है ना, वो 30 डेज का समय मैक्सिमम दिया हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री जो कार्यालय से अगर कोई शिकायत मिलती तो उसके लिए 45 दिन का समय रखा गया था, जिसमें सुधार करते हुए इसी साल उसको 30 किया गया। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विजय रजक जी के लिए मतलब उनको तालियां बन सकती है, ताली बजा दीजिए आप, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद 30 दिनों विजय के जी। अंदर जो है आपको शिकायत को बंद करनी होगी। और ये जो है उसको 3 दिनों के अंदर एक्नॉलेजमेंट भी करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है, एक रिप्लाई देना होता है, और आपको 30 डेज के अंदर क्लोज करना होगा। ठीक बात, बराबर है? चलिए, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसका निवारण जो है 30 डेज के अंदर कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न हम पूछेंगे। राजू नारायण जी बताइए, कौन कौन जवाब देंगे? ये अभिषेक जी हैं सर, अभिषेक कुमार।
अभिषेक कुमार जी हैं? अभिषेक जी, अभिषेक कुमार जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारे राजू नयन जी ने आपको याद किया है ना? उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, पास कर दीजिए। दूसरा हामिद जी हैं सर, हामिद। अमित जी हैं? ये भी नहीं, भी पास कर दिए। अच्छा, दूसरा बताइए। महेश मीना। महेश जी, महेश मीना जी, आप आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है सर, 3 लोग कोई पास बात कर नहीं। दिए हैं। उनकी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है वो ट्राई कर रहे होंगे, बट उनकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं। देवव्रता बर्मन। शेखर जी का नाम लीजिए, शेखर जी, है ना? कोई नहीं मिले तो शेखर जी का नाम ले लेना, ठीक है। हम्म। शेखर जी। हाँ, शेखर जी, आपसे शेखर सवाल है। दास। अगर कोई शिकायत उपभोक्ता फोरम में चला जाता है, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है, तो कंज्यूमर कोर्ट में कोई ग्राहक जो है, कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए उसको कितना समय मिलता है? मतलब एक तो पहले तो बैंक आएगा, लेकिन कोई शिकायत वो कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकता है, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, कितने समय में कंज्यूमर कोर्ट ले जा सकता है? शेखर जी, अच्छा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा जिस वक्त ये कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं 2 साल में, 2 साल के अंदर में, घटना की 2 साल के अंदर में जो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो कोई भी ग्राहक अगर बैंक की सेवाओं से असंतुष्ट है और जिस दिन उसका घटना घटित हुआ है उस दिन से लेके 2 साल के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में वो आवेदन कर सकता है। मान लीजिए उसको लगा कि प्रोसेसिंग चार्ज में कुछ गड़बड़ी कर दी गई, इंटरेस्ट कम दिया गया, ये घटना घटित हुई उस समय से लेके 2 साल के अंदर वो शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकता है। फिर वहां पर जो है वो 50 लाख, 2 करोड़ और 2 करोड़ से ऊपर के प्लेटफॉर्म में उसका जो है एक जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो 50 लाख, अगर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है स्टेट तो 2 करोड़। स्टेट पूरा में तो 2 करोड़ तक, नेशनल कमीशन तो अब 2 करोड़ तक। हाँ, और एज सच वहाँ के टाइम के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं बना है कि इतने दिन में उनका जो है अवार्ड हो जाएगा या डिसीजन हो जाएगा। लेकिन डिसीजन हो जाने के बाद एक फोरम अपील से कर। आरेख फोरम और अगले फोरम में जाने के लिए 30 दिन में जाना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बताया शेखर जी हैं। ये देखें, बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ के आते हैं शेखर जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, गुड। तो ये है। अगला सवाल हम पूछेंगे, राजू नारायण जी से पूछेंगे। राजू जी, आप बताइए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर कोई सूचना के अधिकार के तहत जो लोक सूचना अधिकारी को कोई जानकारी के लिए आवेदन मिलता है तो उसका जवाब कितने दिनों में देना चाहिए? 30 दिनों के अंदर सर। हाँ, और कुछ कंडीशन है उसके लिए? और कुछ? कंडीशन है सर कि अगर उस जवाब में अगर वो 1 पेज से अधिक होता है तो 2 रुपये प्रति पेज उसमें देना होता है, चार्जेस देना होता है अपीलकर्ता को, मतलब शिकायतकर्ता को। अच्छा, नहीं, और कुछ कंडीशन है? मतलब नॉर्मल अगर कंप्लेंट है तो 30 दिनों के अंदर जवाब देना है, और अगर कोई लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है ना, 48 आवर्स में। तो आपको 48 आवर्स में जवाब 48 देना में। है। ये इसकी बात कर रहा है ना? तो ये जो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर कोई इन्फॉर्मेशन आया तो 30 डेज में नॉर्मल, अगर लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है तो 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अब एक आता है सीपी ग्राम। सीपी ग्राम नाम सुना है किसी ने? जी सुना हूँ सर। हाँ, सीपी ग्राम जो है, सीपी ग्राम में अगर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, सीपी ग्राम कंप्लेंट से रिलेटेड है। सीपी ग्राम क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिडेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिडेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत का नागरिक 24/7 अपने ग्रीवेंसेस को लॉन्च कर सकता है। और इसके लिए जो ये नेशनल वेबसाइट है सीपी ग्राम, तो ये जैसे पीएमओ में कंप्लेंट किए ना, तो पीएमओ भी आजकल सीपी ग्राम में उसको पंच कर दे रहा है।
तो सीपी ग्राम जो कंप्लेंट है वो कितने दिनों में क्लोज हो जाने चाहिए शेखर जी? सीपी ग्राम, सीपी ग्राम का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये एक जो, नहीं आ रहा है मुझे, हाँ जी, अभी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। तो ये भी 30 डेज का टाइम है, 30 डेज के अंदर जो है इसको क्लोज करना है सीपी ग्राम में। और सीपी ग्राम की जो मॉनिटरिंग है, सीपी ग्राम की जो कंप्लेंट मॉनिटरिंग है, अभी ये रिजर्व बैंक को दे दिया गया है। किसको दिया गया है? रिजर्व बैंक को दे दिया गया है। अगर सीपी ग्राम का कंप्लेंट इन टाइमिंग अगर नहीं आप रिजॉल्व कर पाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को रिफर कर देती है। फिर आरबीआई को बोलती है कि आप इसमें जो भी कार्रवाई कर सकते हो तो आप कार्रवाई करिए बैंक के ऊपर, क्योंकि ये कंप्लेंट जो है सुन नहीं रहे हैं बैंक, तो आरबीआई को दे देती है। इसको बोलते हैं सीपी ग्राम। तो ये देखता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग देखता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। सीपी ग्राम कौन से मिनिस्ट्री में आता है ना राजू नयन जी? सीपी ग्राम आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। सीपी ग्राम जो है वो, उसका फुल फॉर्म क्या है? सीपी ग्राम का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिडेशल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको सीपी ग्राम कहते हैं। और सीपी ग्राम के जो कंप्लेंट होते हैं उनकी अपेक्षा ये रहती है शेखर जी कि सीपी ग्राम में जो कंप्लेंट है वो कौन देख पाता है? आपके जो हेड ऑफिस है ना, जो सबसे जो बड़ा ऑफिस है आपका, या जैसे सेंट्रल ऑफिस बोलेंगे या हेड ऑफिस बोलेंगे, तो ग्रामीण बैंक में हेड ऑफिस बोलते हैं, अदर बैंक में सेंट्रल ऑफिस बोलते हैं। तो वहां पर जो पब्लिक ग्रीवेंसेस देखते हैं ना नोडल ऑफिसर, उनके पास पासवर्ड होता है। सबके पास पासवर्ड नहीं होता है, एक बैंक का एक पासवर्ड होता है। तो उस पोर्टल का वो अपने इनबॉक्स में देखेंगे शिकायत आई है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरी जगह इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो उनकी अपेक्षा ये रहती है कि जो आपकी बैंक की पॉलिसी है, जैसे यहाँ पर बैंक की पॉलिसी क्या है, शाखा में अगर वो समस्या का रिजोल्यूशन है तो 7 दिन में हो जाना चाहिए, आरओ में 15 दिन में और हेड ऑफिस में 21 दिन में। तो अब सीपी ग्राम में कोई कंप्लेंट मिला तो सीपी ग्राम वाला चाहेगा कि हमारा कंप्लेंट जो है 21 दिन में रिजोल्व हो जाए, इसीलिए उन्होंने वो 30 दिन का समय दिया गया। उनकी अपेक्षा रहती है कि आप अपनी जो इंटरनल पॉलिसी बनाए हो ग्राहक सेवा निवारण के लिए उतने में रिजोल्व हो जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम की बात करें तो फिर 30 डेज है सीपी ग्राम। ठीक है, चलिए। और अभी जब हम मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं तो एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक अहम शिकायत के लिए पोर्टल है, उसको बोलते हैं सीएम हेल्पलाइन। क्या बोलते हैं? सीएम हेल्पलाइन। तो सीएम हेल्पलाइन के लिए जो पिछले 2 साल में भी सवाल पूछा गया सीएम हेल्पलाइन का, उसमें ये पूछा जाता है कि अगर पहले लेवल पर जो उसके लेवल है, सीएम हेल्पलाइन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो उनका कहना है कि पहले लेवल पर अगर शिकायत नहीं सुनी जाती है तो सेकंड लेवल के जो शिकायत के अधिकारी कौन होते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन पूरा मध्य प्रदेश जो सरकार है उनके द्वारा किया गया एक पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल है, जहां से शिकायत कोई भी पब्लिक शिकायत कर सकते हैं। इसके 4 लेवल होते हैं। राजू नयन जी आपके लिए भले इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये जो 4 लेवल हैं ये कैसे होते हैं? जैसे ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की जाती है तो उन्होंने शिकायत के लिए माध्यम क्या दिया है, 181 फोन करके शिकायत कर लीजिए, दूसरा मेल करके शिकायत कर लीजिए, चिट्ठी लिख के शिकायत कर दीजिए। जैसे ही शिकायत दर्ज होगी ये शिकायत जो है लेवल 1 में चली जाती है। लेवल 1 जो है उस बैंक के रीजनल मैनेजर के पास जाती है जिस सर्विस एरिया में वो ब्रांच संचालित है। तो लेवल 1 का जो अधिकारी होगा वो होगा रीजनल मैनेजर। और अगर उनको भी समय दिया जाता है 30 डेज का मैक्सिमम समय दिया जाता है, और उस समय सीमा में उनको जो है उस शिकायत का निवारण करना होता है और उसमें अपने शिकायत निवारण के लिए जो है एक्शन जो किया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना होता है। जैसे ही सीएम हेल्पलाइन में जो लेवल 1 के अधिकारी हैं, जो रीजनल मैनेजर होंगे उस एरिया में काम करने वाले ब्रांच के, तो वो जैसे ही रिप्लाई सबमिट करते हैं वो चला जाता है फिर सरकार के पास चला जाता है, डीएफएस जो स्टेट गवर्नमेंट के मेरी आवाज आ रही है शेखर जी? आ रही है क्या? हाँ आ रहा है। आ रहे हैं ना? ठीक है।
चलिए ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही वो शिकायत सबमिट करते हैं, वो शिकायत फिर डीएफएस में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो एक आईएएस ऑफिसर के निर्देशन में वो देखा जाता है। तो जो पोर्टल के जो अधिकृत जो है वहाँ पर रखे गए हैं, वो उस जो आपने शिकायत का निवारण किया है उसको जांच करते हैं और पाते हैं कि हाँ शिकायत का निवारण कर दिया गया है, तो वहीं क्लोज कर सकते हैं। तो लेवल 1 के अधिकारी आपके रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने शिकायत निवारण के लिए एक्शन टेकन लिया तो वो क्लोज हो गया। कहाँ पर क्लोज होगा? डीएफएस में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये साइट का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। अगर उनको लगा कि ये शिकायत का निवारण अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है या आंशिक हुआ है, तो वो शिकायत क्या होगा, एक्सलेट हो जाएगा लेवल 2 पे। ठीक है शेखर जी, क्लियर बात है? लेवल 1 में रीजनल मैनेजर के पास उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, उनके मेल पर चला जाएगा, उनके पोर्टल में दिख जाएगा। अब वहां पर शिकायत जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वो सीधे चला जाएगा सीएम हेल्पलाइन के एडमिन के पास। सीएम हेल्पलाइन के एडमिट अगर वो स्वीकार कर लिया कि शिकायत का समाधान होगा, जैसे कि किसी ने शिकायत किया कि सर मेरे एटीएम से पैसा निकल गया, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, मेरा खाता से डेबिट हो गया। तो हमारे शिकायत 1 के अधिकारी शेखर दास जी ने उन्होंने लिखा कि सर ठीक है, एटीएम से उसका फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया था, लेकिन 5वें दिन या 6वें दिन इनका पैसा जमा हो गया सर, इसलिए महोदय हम निवेदन करते हैं कि इस शिकायत को विलोपित किया जाए। और आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया कि उसके अकाउंट में स्टेटमेंट आ गया। इस शिकायत निवारण को आपके जो एडमिन है सीएम हेल्पलाइन के देखा, उन्होंने बोला कि हाँ ये तो पैसा आ गया ग्राहक का, तो उन्होंने उसको विलोपित कर दिया, मतलब वहीं क्लोज कर दिया। लेकिन अगर देखा आपने लिखा है कि सर ये एटीएम से संबंधित शिकायत है और हमने उच्च कार्यालय को भेज दिया गया, तो अभी तो शिकायत निवारण नहीं हुआ, तो उस शिकायत को वो एक्सलेट कर देते हैं लेवल 2 में। और लेवल 2 होते हैं आपके जो हेड ऑफिस में काम करने वाले लेवल 2 होते हैं, हेड ऑफिस में या जोनल ऑफिस में। तो जैसे अगर सरकारी बैंकों में जोनल मैनेजर को लेवल 2 बनाया है, और अगर आप ग्रामीण बैंक में देखेंगे तो जनरल मैनेजर को लेवल 2 बनाया है, तो ये लेवल 2 में चला जाएगा। अब लेवल 2 के अधिकारी उसका रेजोल्यूशन करेंगे, अगर वो रेजोल्यूशन कर लिए तो वो चला जाता है फिर डीएफएस को चला जाता है। वहां से अगर वो पुष्टि हो गया तो क्लोज हो जाएगा, नहीं हुआ तो एक्सीलेट हो जाता है लेवल 3। और लेवल 3 के जो अधिकारी होते हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो अभी पिछले साल, लेकिन सर हाँ बोलिए। ये बोल रहा था कि लेकिन जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें होती है ना, तो जब तक जिस नंबर से शिकायत हुआ उस नंबर पे वापसी फोन नहीं जाता उसी नंबर से, तब तक पूर्ण रूप से उसको क्लोज नहीं माना जाता है, रेजुलेशन पूर्ण रूप से नहीं माना जाता। फिर अभी मैं प्रक्रिया बता दे रहा हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब भी दे देंगे, ठीक है जी? सवाल का जवाब दे देंगे, और सब सवाल का जवाब है हमारे पास, है ना? ठीक है, तो अभी पहले सुन लीजिए, फिर मैं बता दूंगा आपके सवाल का जवाब। अभी क्या है कि जो शिकायत जो है लेवल 3 में चला गया, लेवल 3 का मतलब होता है लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पावर होता है कि जितने भी शिकायत एक्सीलेट होकर यहाँ तक पहुंचे हैं उन शिकायतों को बंद करना। और अगर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है उसको पूरा पावर रहता है कि जो शिकायत वहां तक पहुंची है उन शिकायतों का निवारण करवाना, और निवारण करके उसको क्लोज करना। अगर फिर भी पेंडिंग है तो फिर वो चला जाता है कलेक्टर के पास, लेवल 4 है कलेक्टर। तो अगर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहुत एक्टिव हैं तो कलेक्टर तक एक्सीलेट होने नहीं देते हैं, वहीं पर ही सारे शिकायत का निवारण कर दिया जाता है। अब जैसे ही कलेक्टर के पास जाएगा तो आप जैसे हमारे अभिजीत जी ने बोला बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, लंबे समय तक पेंडिंग होते हैं। वो पेंडिंग इसलिए होते हैं, सिर्फ उसकी वजह है आप सही से प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आप पेंडिंग होते हैं, आपने उसको अप्रोच नहीं किया। और जब ऐसे लंबित प्रकरण होते हैं उन प्रकरणों का फिर जो सीएम समाधान होता है, सीएम हेल्पलाइन का जो समाधान होगा फिर वो बड़ा कठिन समाधान होता है ना? जैसे कृष्णा गौतम जी आ गए ना, वैसे वो सीएम साहब आ जाते हैं, है ना, शिवराज चौहान साहब आ जाते हैं, और सीएम समाधान शिविर में फिर आपको पूरी जो आपके तंत्र मंत्र यंत्र है सबको बैठना पड़ता है। तो सीएम समाधान में कोई भी प्रकरण आ गया तो फिर आपकी जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। आप सीएम समाधान मैंने अटेंड किया है, जितने भी अभी साल काम किए हैं उतने साल के जितने सीएम समाधान अटेंड किए हैं उसमें तुरंत आपके अधिकारी को जो है कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए जाते हैं
उस समाधान शिविर में। तो कहने का तात्पर्य यह है 3-4 लेवल हैं। पहला लेवल 1 RM साहब, लेवल 2 जोनल मैनेजर या आपके GM, लेवल 3 LDM, लेवल 4 आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए केसेस हैं उनमें कोई किसी भी समय CM समाधान में आए जो है वो प्रकरण आ सकता है। तो CM समाधान शिविर साल भर में 2 बार नॉर्मली रखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जनता को प्रसन्न करने के लिए या जनता की सेवाओं को सुनने के लिए 3 से 4 बार भी रखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है मंत्रालय के ऊपर। रही बात अभिजीत जी ने जो सवाल किया कि अगर कोई शिकायत की गई, ठीक है हम मानते हैं शिकायत की गई गलत नंबर से, वो नंबर से संपर्क नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस को आपने प्रॉपर अपने कर दीजिए, जवाब प्रस्तुत कर दीजिए। साथ ही साथ अपने LDM साहब के पास अप्राइज कर दीजिए और LDM साहब से कहिए कि ये शिकायत जो है कलेक्टर साहब से बोल के उस शिकायत को बंद करा दीजिए। आप जो है पूरी पहल करनी पड़ेगी, अप्राइज करना पड़ेगा कलेक्टर को। मान लीजिए सपोज आपके पास 100 कंप्लेंट अभी हैं, 100 कंप्लेंट में 75 कंप्लेंट या 60 कंप्लेंट जो है लगभग फर्जी जैसे होते हैं कि मैनेजर रिश्वत मांग रहा है, मैनेजर लोन नहीं कर रहा है, या मेरी शिकायत सुनी नहीं जा रही है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए ऐसे, और इनका प्रॉपर तरीके से जवाब बना दीजिए। और जवाब बना के आप जो है LDM साहब के पास जाइए और उनको अप्राइज करिए और उनको क्लोज करा दीजिए, क्योंकि सारे कंप्लेंट बंद करने के पावर LDMs होते हैं। उनके पास सही तरीके से जवाब नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से वो पेंडिंग रहता है, फिर समाधान में आ जाता है, फिर हम लोग को गलत सलत काम करना होता है। हाँ, आप अभिजीत जी सवाल पूछिए, आप क्या सवाल बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था सर कि जब कोई शिकायतें होती है CM हेल्पलाइन में, तो पुनः उसी नंबर से चाहे हम कितना भी रेक्टिफाई कर दे, कितना भी रिलेशन कर ले, लेकिन जब तक उसी नंबर से दोबारा फोन नहीं जाता है कि हमारा समस्या का समाधान हो चुका है, कृपया शिकायत बंद करें, तब तक वो पूर्ण रूप से बंद नहीं माना जाता। आप कुछ नहीं जानते। ये कौन, किसने कहा? उसका फोन कितने लोग करेंगे फोन वैसे? ये आप किसी आपने किसी कस्टमर के कंप्लेंट को डील किया है इसलिए ऐसी बात है भाई। नहीं, आप ये हमें बताइए कि LDM साहब ही बोल रहे थे। हाँ, तो फिर जानकारी अद्यतन कर लीजिए, है ना। LDM साहब जो हैं उनको बोलिएगा कि उनको पावर है। एक बात बताइए अभिजीत जी, जो CM हेल्पलाइन में पावर जो कंप्लेंट क्लोज करने का पावर किसको है? LDM को है, कलेक्टर साहब को भी है। यस, LDM को पावर है और कलेक्टर साहब को पावर है, और दूसरा CM साहब जो शिवराज सिंह चौहान साहब की जी जी कमेटी जी। है उनको पास, ठीक। पावर ना रीजनल मैनेजर को है, न ही आपके जोनल मैनेजर या GM को है। तो बंद कर सकता है LDM। अब LDM साहब खुद ही अगर वो संतुष्ट नहीं है तो बंद कैसे करेंगे? और जितने भी कंप्लेंट जो है, हर ग्राहक उसका काम हो जाने के बाद वो फोन काहे उठाएगा? वो आपने उसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा कि सर इसकी शिकायत ये थी, शिकायत का निवारण हम कर दिए हैं, और शिकायत निवारण के साथ साथ उसका कोलैबोरेटिव एविडेंस दे दीजिए। जैसे कि वो शिकायत किया है कि सर मेरे को ऋण प्रदान नहीं किया गया है स्वनिधि योजना में, जो मुख्यमंत्री पथ विक्रेता के तहत ऋण सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो अगर ये शिकायत करता है तो मैं मानता हूं वो पलट के जिस नंबर से फोन नहीं करेगा। आपको क्या करनी है, उसको ऋण जब दिए हैं तो उससे संतुष्टि पत्र लेना पड़ेगा ना महाराज। संतुष्टि पत्र लीजिए, उससे जी लिखिए जी। कि मैं संतुष्ट हो गया हूं। आप इतना अच्छा काम करते हैं, जैसे आप मैंने बताया कि साधारण सी इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ओला में जाते हैं तो ओला वाला बोलते हैं सर अच्छा नंबर दे देना, है ना। शेखर जी अभी पिछले संडे इन्होंने जोमेटो से कुछ मंगाया था तो जोमेटो वाला बोल रहा था सर अच्छी रेटिंग कर देना, सर अच्छा नंबर लिख देना, सेटिस्फेक्शन लिख देना। ठीक उसी तरह हम भी सेवा करते हैं, हम भी उसका लोन करते हैं, लेकिन उसमें ग्राहक संतुष्टि पत्र नहीं लेते हैं, जबकि हमारी पॉलिसी में क्लियर कट लिखा है। कृष्णा गौतम जी मेरी आवाज़ आ रही ना? हमारे पॉलिसी में ये लिखा है कि अगर आप किसी ग्राहक को लोन देते हो तो लोन देने के बाद उससे संतुष्टि पत्र लीजिए, ग्राहक से लिख के लीजिए। ग्राहक लिखेगा कि मैनेजर साहब आपने जो लोन दिया, मैं उस लोन में मेरे आवेदन के हिसाब से सारा सामग्री खरीदा हूँ, और मैं आपके जो लोन पद्धति या जो लोन स्वीकृति से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी लिखा गया एक पार्ट, ताकि वो आपका भी एक प्रूफ होता है कि देखो ग्राहक संतुष्ट था जिस समय मैं लोन दिया। कल के आपको चार्जशीट और कुछ मिलता है ना कि आपने सही नहीं किया, तो ये भी बात होता है कि ग्राहक ने संतुष्टि बताई थी सर, वो सही सामान खरीदा। तो ठीक उसी तरह जब भी CM हेल्पलाइन में आप शिकायत करते हैं तो
एक तो आप उसका रेजोल्यूशन कर दिए, उसका रेजोल्यूशन करने के बाद उससे 2 लाइन लिखवा दिए, और जब वो रेजोल्यूशन करेंगे तो उसको चाय पिलाइए और बिस्किट खिलाइए, और कोई खिला सकते हैं राजू ने, समोसा खिला दीजिए, और फिर वो लिख देगा कि सर मैं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था, मेरी शिकायत का निवारण जो है अभिजीत दादा ने कर दिया, और मैं उनके व्यवहार से प्रसन्न हुआ सर, 2-4 लाइन लिखवा दो, ताज़ा ताज़ा यार, गर्म खून रहता है तुरंत लिख देता है, तवा गर्म रहता है लिखता है, अगर उसी समय छोड़ दोगे तो उसके बाद में कुछ नहीं लिखेगा, फिर दूसरा शिकायत रख देगा, मेरा वो भी काम कर दो तब लिखूंगा, मेरा वो भी काम, मेरे भतीजे को भी लोन दे दो तब लिखूंगा, मेरे वो दूर के रिश्तेदार है राजू नैन, उसको भी लोन दे दो तभी लिखूंगा, ऐसे करता है ना। तो ये पद्धति है, और ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स चला गया हमारा अभिजीत जी, वैसे एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा कि वो फोन करेगा करके, लेकिन अच्छा है उसने डिस्कशन के तौर पे इसको रखा है। बट नहीं सर, होता है बंद, बंद होता है, ऐसे भी होता है। हाँ। वाह ये बढ़िया है, मतलब ठीक है, मतलब वोटिंग कर लें संसद जैसा कुछ लोग करते हैं। अभी तो पार्टी बदल गई बिहार में, है ना राजू नयन, है बदल गई पार्टी ना। हाँ सर, बदल गई ना सर। हाँ, यहाँ बिहार से वोटिंग हूँ की सर, जरूरत नहीं पड़ेगी सर। बिहार से हूँ सर, मैं भी। देखो जैसे जैसे दिन बदलते हैं, समस्याएं बदलती हैं, पार्टी बदल जाते हैं, इसलिए हमेशा ना तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति के लिए। ठीक है, अभी ग्राहक मना कर रहा है, कल हो सकता मान जाए, दस्तखत कर दे, है ना, सेटिस्फेक्शन, तो कोई बात नहीं। अच्छा किया हमारे अभिजीत ने सवाल पूछा। तो सीएम हेल्पलाइन में एक बात तो तय हो गई आपकी, लेवल 1 जो है रीजनल मैनेजर होंगे, लेवल 2 जो है जोनल मैनेजर जीएम होंगे, लेवल 3 जो है एलडीएम होंगे। एलडीएम को पावर है क्लोज करने का, सारे तरह के शिकायत बंद करने का, लेकिन एलडीएम्स के पास प्रॉपर रेजोल्यूशन दीजिए। बंद नहीं होने का कारण यही है कि हम सिर्फ टिप्पणी लिख देते हैं, कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं देते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेटर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो ओपन रहता है, फिर बाद में हमको कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ता है। कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि अंदर कर दो कृष्णा गौतम को, बात नहीं मान रहा है, या कोई क्या 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 ऑर्डर आता है, बाद में फिर एसएलबीसी से लड़ना पड़ता है। तो जो लेवल 4 है वो कलेक्टर होते हैं। तो ये पद्धति है, और इनके लिए ऐसा समय सीमा कोई तैयार नहीं किया गया, लेकिन उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि 30 दिनों के अंदर एक लेवल पे इनका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए, नहीं तो एक्सीलेट हो जाता है, क्योंकि आपने खुद ही एक पॉलिसी बनाया है कि इतने दिनों में आपके समस्याएं जो हैं आप क्लोज कर देते हैं, इसलिए उनकी भी अपेक्षा रहती है कि इतने दिनों में क्लोज हो जाए। चलिए, और किसी भी हालत में ये जो 60 डेज के ऊपर हो जाते हैं उनकी निगरानी की जाती है और उन पर ध्यान दिया जाता है। आपके ये पॉलिसी आज पर चर्चा किए, और बहुत सारे जो कैसे क्लोजर किए जाते हैं उस पर भी चर्चा किए। आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा निश्चित तौर से। और सबसे बढ़िया बात तो है कि अगर ग्राहक शिकायत लेके आता है तो उसकी बात सुनी जाए, उसको शिकायत बोलने से पहले उसको चाय पिलाया जाए, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। शिकायत क्या करें हम इन अंधेरी रातों से, मेरी जिंदगी में अंधेरा तो दिन में भी रहता है ना। शिकायत करने वाला क्या करता है कृष्णा गौतम जी, आप सहमत होंगे मेरी बात से। शिकायत करने वाले को कितना भी कर लो कुछ भी ना, वो बोलेगा कुछ ना कुछ शिकायत रहेगा उसको। देखो ना, शिकायत क्या करें हम उन अंधेरी रातों से, मेरी तो जिंदगी में अंधेरा दिन में भी रहता है। तो शिकायत जो करने आता है ना, उसका अगर कोई शिकायत पूरा कर दोगे ना तो बोलेगा सर वो शिकायत तो ठीक कर दी है, लेकिन वो मेरे भतीजे का भी तो करो, उसका भी तो गड़बड़ है ना, आपका वो गेट तो बंद नहीं होता ठीक से, कुछ ना कुछ शिकायत करेगा। कोई बात नहीं, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में, हमारे अंदर इतना हुनर है, कौशल है कि हम सारे शिकायतों का समाधान कर देंगे। और हमारे कृष्णा गौतम जी को यूं अकेला देखकर, यूं तनहा देखकर अकेला मत समझना, है ना कृष्णा गौतम जी, हमारे कृष्णा गौतम जी को यूं तनहा देखकर अकेला मत समझना, ये अपने पीछे शिकायतों का काफिला लिए चलते हैं। तो ये जो बोलते हैं सर ब्रांच चले जाओ, जाते ही शिकायतों का काफिला रहता है, तो मुझे अकेला मत समझना। तो चलिए, हमारा काम रहता है ग्राहकों से बात करके उनकी शिकायतों को सुनना। और शिकायत जो है हर इंडस्ट्री में, व्यक्तिगत जीवन में, घर में, कहीं भी आपको शिकायतों को सुनना होगा, और शिकायतों को सुनकर उसके रेजोल्यूशन पे चर्चा करनी होगी, उसके रेजोल्यूशन पे अपना दृष्टिकोण क्लियर करना होगा, और उसका रेजोल्यूशन है। क्योंकि समस्या ये नहीं कि समस्या है, समस्या ये नहीं कि समस्या है, समस्या ये है कि लोग इसे समस्या मानते हैं। तो देखो, हम लोग समस्या बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। अगर कोई समस्या है अभी भी, जैसे हमारे अभिजीत ने बताया, तो आप मेरे से पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 2021-22 का
पूरे इंडिया का जो संस्था में हम काम करते हैं उस संस्था का बेस्ट कंप्लेंट रेजोल्यूशन का अवार्ड मिला है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला है, वो भी शिकायत निवारण के लिए, क्योंकि मैं 2 स्टेट का शिकायत निवारण अधिकारी हूँ। आरबीआई का नोडल ऑफिसर हूँ, सीएम हेल्पलाइन का जो इंचार्ज हूँ, सीपी ग्राम का इंचार्ज हूँ। मतलब सारे तरह के जो शिकायत है ना, आरटीआई, कंज्यूमर कोर्ट, सीपी ग्राम, इन ग्राम, डायरेक्ट कंप्लेंट, सीएमएस कंप्लेंट, आरबीआई कंप्लेंट, और ये तमाम कंप्लेंट जो टेलीफोन कंप्लेंट, सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट, इस सारे कंप्लेंट को देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान हो गया है कि मैं आप कुछ भी शिकायत लाओगे तो उसका समाधान दे पाऊंगा आपको। और मुझे खुशी होगी कि आपके यहाँ ऐसा कोई शिकायत आती है तो आप मुझसे डील करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मैं बेहतर कर पाऊंगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी के उज्जवल भविष्य, अच्छे कार्य निष्पादन, सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए विदा लेते हैं। और कृष्णा गौतम से निवेदन करते हैं कि कल त्यौहार है, सबके लिए मिठाई उठाई खरीद लें और बढ़िया भाई बहन के प्यार को अच्छे से रोल प्ले के साथ पूरी तरह से उस आपको जो रोल मिला है भाई का, आपको जो रोल मिला है बहन का, उसको अदा करिए, खुशी मनाइए, जीवन में उत्साह भरिए और नए दिशा में फिर चलिए, नए प्लेटफॉर्म की ओर फिर चलिए। लेकिन रोज मिलते रहिए, हम लोग रोज पढ़ते रहेंगे, त्यौहार मनाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बैंक जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, रोज पढ़ते रहिए। तो आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे अगले नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Right, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट।